गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जुड़ेंगे अपनी पूरी एनर्जी के साथ और कंटिन्यू चलेंगे इसी चैप्टर के अंदर जो हम हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स कर रहे थे। और लास्ट हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट की और अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसका लिंक हर किसी चैप्टर के अंदर रहेगा। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप इसी की बेसिस पे कर पाओगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्चुअल में होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस यानी कि वी आर डीलिंग विद केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब कुछ डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस, अल्काइल हैलाइड किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो करता है। और वो कौन कौन सी है? एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और सेकंड अगर बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल। तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको करनी है रिएक्शन तो ये 3 कैटेगरी की रिएक्शंस अपना टारगेट रहेगा। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, जिसमें सबसे जो पहले है ना वो सबसे बड़ा पोर्शन है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगेगा अपने को, पहले पे ही, इनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और क्वेश्चन पक्का इसमें आएगा ही आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, इनमें भी छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो कुल मिला के आपको कुछ भी इसमें से स्किप नहीं कर सकते आप। हर किसी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों ना हो, एलिमिनेशन क्यों ना हो, और मेटल के साथ रिएक्शन क्यों ना हो। तो अल्काइल हैलाइड की ये 3 तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर करने क्या वाले हैं, वैसे तो हेडिंग डाल दी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसको बोलते हैं बताओ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपने सुना होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसी की एक टाइप है। किसको बोलते हैं बताओ? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे किसी न्यूक्लियोफाइल को क्या करे, डिस्प्लेस करे। तो ऐसा कुछ है क्या अपने पास जो अल्काइल हैलाइड चल रहा है, ऐसा कुछ है उसमें कि ऐसा कुछ न्यूक्लियोफाइल वगैरह दिखाई दे रहा है आपको कि इसको कोई और न्यूक्लियोफाइल आके डिस्प्लेस करेगा? दिख रहा है आपको इसमें? कौन दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल समझ रहे हो ना सभी? न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर RX में आप अच्छे से देख चुके इसकी स्ट्रक्चर वगैरह। यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। स्लाइटली नेगेटिव किस पे आ रहा है? X पे ना, हेलोजन। तो हेलोजन यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब कोई बाहर से एक और न्यूक्लियोफाइल आया, मान लो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ NU से। ये बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको X को डिस्प्लेस कर देगा। और दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो X की जगह ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और X जो है वो X नेगेटिव की फॉर्म में लीव कर जाएगा। हेलोजन जो है ना वो लीव कर रहा है, दैट्स वाई हेलोजन को लीविंग ग्रुप बोलते हैं। ये वर्डिंग सुनने को मिलेगी आपको। हेयर X इज नोन एज, हैलाइड आयन इज नोन एज लीविंग ग्रुप। जो लीव करके आ रहा है दैट इज लीविंग ग्रुप। इस वर्डिंग का यूज करेंगे, ध्यान रखना। हाँ जी, तो ये NU नेगेटिव क्या है? ये कोई न्यूक्लियोफाइल आया भाई, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। और ये आपके लिए नया नहीं है कि स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव दिखा रहे हैं। RX के ऊपर इसी तरह से पोलर बॉन्ड है तो स्लाइटली पॉजिटिव R के ऊपर होता है और X नेगेटिव जो है, नेगेटिव जो होता है वो X के ऊपर होता है।
तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आके इस X को हटाएगा, उसकी जगह लगेगा, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है। दैट्स वाई द नेम ऑफ द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो जाएगा, छोड़ के जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, लीविंग ग्रुप। और नॉर्मली क्या मिलेगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड तो फिक्स है, तो हेलोजन ही क्या होगा, एक लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो दो वर्डिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो X नेगेटिव है ना, ये न्यूक्लियोफाइल जो है X नेगेटिव को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, दो तरीके हैं, और इसी के बाद अपने टाइप्स भी बन जाएंगे इस रिएक्शन के। ध्यान से सुनना। हो सकता है भी ये न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर दे, ऐसे सीधा सामने से आए और इस X को भगा दे यहाँ से और खुद लग जाए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि ये आगे से वार ना करके पीछे से वार करे, ऐसे पीछे से इसके साथ ये जुड़े और ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाए। दो तरीके हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक तो फ्रंट अटैक होता है, इसके लिए वर्डिंग क्या यूज़ करते हैं, फ्रंट अटैक, और एक कहते हैं बैक अटैक करना। इसी के ऊपर आगे अपने दो टाइप्स बनने वाले हैं। ध्यान से सुनना वर्डिंग। ये न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकता है, इसकी जगह कैसे लग सकता है। ये ऐसे हो सकता है कि ये भी इसको हटा दे, इसको, ठीक है, इसी को यहाँ से फ्रंट अटैक करके सामने से आके इसको हटा दे। हो सकता है कि ये फिर पीछे से अटैक करें, सामने से वार ना करें। दो ही वार होते हैं, या तो सामने से वार होता है या पीछे, पीठ पीछे वार होता है। बस दो ही केसेस यहाँ पर है, एक सामने से वार करके X को निकाल देगा, एक पीछे से वार करके निकाल देगा। दो तरीके हैं, और इसी दोनों के ऊपर अपने पास यू कैन से टाइप्स और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट मैकेनिज्म। तो टाइप्स कह लो या मैकेनिज्म कह लो। ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स या मैकेनिज्म। तो देयर आर टू टाइप्स। नॉर्मली आपको दो, देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, और उसके ऊपर क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता इसके ऊपर क्वेश्चन ना मिले आपको। एंड दैट इज SN1 एंड SN2। जैसे मैंने लिखा वैसे आपको लिखना है। SN1 एंड SN2, ये दो नाम मैंने लिखे यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप, SN1 एंड SN2। और ये वही है, अटैक करने के तरीके के ऊपर ये दो भागों में बांट दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अब ये SN1, इसकी फुल फॉर्म, वो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देंगे आपको। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। S का मतलब तो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। और ये 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। इसका भी मीनिंग धीरे धीरे पता चलेगा आपको। और ये समझ जाओ ये क्या होगा फिर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, ठीक है। यानी कि और कैसे बोल सकते हैं इसको, ध्यान से सुनना बच्चों। इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ये बोल सकता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और इसको मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे मोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर, ये इसको क्या बोलते हैं, ये होती है मोलिकुलरिटी। अब ये मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दो नाम आपको सुनने मिल रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे वैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ से आए हैं। जब आप वहाँ देखोगे पता चल जाएगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। यूनिमोलिकुलर मतलब मोलिकुलरिटी 1, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों सेम ही है। डिफरेंस क्या होता है अभी अपने इससे डील नहीं करने वाले, ये बात की बात है। जब फिजिकल करेंगे तब पता चलेगा आपको। फिलहाल ये समझो कि ये जो यूनिमोलिकुलर है इसका मतलब मोलिकुलरिटी होता है, मोलिकुलरिटी
ये बायोमोलिकुलर है, मोलिकुलरिटी, इसकी मोलिकुलरिटी 1 होती है, इसकी मोलिकुलरिटी 2 होती है, और ऑर्डर भी सेम, ऑर्डर भी इसका 1 है, ऑर्डर भी इसका 2 है। एक्चुअल में रिएक्शंस के ऑर्डर और मोलिकुलरिटी होती है। अब ये क्या है इसके अंदर हम नहीं जाने वाले, अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है, जब फिजिकल का टाइम आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी अपना ज़्यादा इससे लेना देना है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक से डील कर रहे हैं, क्योंकि वर्डिंग यूज़ हो रही है तो एक बार के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, 2 नाम, ठीक है। हाँ जी, चलिए बात करते हैं 1 बाय 1 इन दोनों को, ये कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इनको, ठीक है। SN1 और SN2 है क्या, ये ध्यान से देखना बच्चों। एक तरफ मैं SN1 लिख देता हूं और एक तरफ SN2, ठीक है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी पता चलती जाएगी और साथ में डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको करते जाएंगे। ध्यान से देखना, फर्स्ट हम डेफिनेशन ही करेंगे। हाँ जी, इन विच रिएक्शन टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में जो रिएक्शन होती है ना, वो होती है SN1 रिएक्शन। डायरेक्ट डेफिनेशन भी ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में हो, उसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होगी उसको SN1 रिएक्शन बोलेंगे। पहले इसी की बात करते हैं SN1 की, ध्यान से देखना 2 या 2 से ज्यादा क्या होता है। हाँ, यानी कि मल्टी स्टेप्स में है तो मल्टी स्टेप में अपन नाम देते हैं स्टेप नंबर 1, ठीक है। और अच्छा, रिएक्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ROH है, OH नेगेटिव इसको डिस्प्लेस कर रहा है, मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और X की जगह OH लग जाएगा और X जो है X नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है। क्या इसकी एग्जांपल सही हो रही है, ये एकदम सही फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, बताओ। OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, X को डिस्प्लेस कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है कि नहीं है, ये देख के पता चल जाना चाहिए। यही आपका टेस्ट है कि आपने ये टॉपिक समझा है कि नहीं समझा, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये RX प्लस OH नेगेटिव ROH एल्कोहल बना, X नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। क्लियर है सबको। एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो इसको, देखो कार्बन दिखाना, कार्बन भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अगर इसमें चेंज करूं या अलग से लिख देता हूं तो एक कार्बन लेके भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो हम प्रॉपर कार्बन लेके भी जनरल फॉर्म दिखा सकते हैं, मतलब ये भी हो सकता है। हैप्पी बर्थडे और ब्लेस। आप यहाँ पर लिविंग ग्रुप इस तरह से भी दिखा सकते हो, ठीक है। X नेगेटिव यहाँ से निकल रहा है, लिविंग ग्रुप दिखा दिया, कार्बन दिखा के भी आप इस तरह से दिखा सकते हो। क्लियर है क्या। हाँ, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इसी की एग्जांपल के बेस पे हम ना डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों को। ध्यान से देखना, स्टेप फर्स्ट में मान लो अपने पास जो RX था, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, RX बेटा टूटेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, कैसे, R पॉजिटिव में X नेगेटिव में। ध्यान से देखना, RX जो है वो ब्रेक होगा किसमें, R पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर। क्लियर है, इसको तोड़ देंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, R पॉजिटिव और इधर से जो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल मान लो OH नेगेटिव आ रहा है बेटा, और वो आपस में जुड़ जाएंगे ROH। हाँ जी, ध्यान से सुने, 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। पहले RX अल्काइल हाइड लेके चल रहे थे, वो टूटेगा, तोड़ दिया बॉन्ड, कैसे ब्रेक करोगे, R पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। और दूसरा स्टेप, जो ये R पॉजिटिव बना, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था ना, वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जोड़ दो। 2 स्टेप में क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसमें से जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन चीज़ है बेटा, ये डायरेक्ट जो मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, ये जो पहला स्टेप होता है ना, स्लो स्टेप है ये। और आपको बता दो बच्चों, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
रेट यहीं से पता चलती है, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रेट जो है वो एक स्टेप से पता चलती है, उस स्टेप का क्या नाम होता है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप से रेट पता चलता है। तो RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे ये पता चल रहा है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना बेटा, वहां से आप कुछ लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन। क्या लिख सकते हो? रेट जो है किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इस स्लो स्टेप में रिएक्टेंट देखो कौन सा दिखाई दे रहा है? RX, यानी कि RX की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो यहां पर मैं एक कांस्टेंट लगा दूंगा K और RX लिख दूंगा। अब इसकी पावर 1 है ना, और यहां से पता चला बेटा इसका ऑर्डर 1 है। ये जो पावर होता है ना, यही ऑर्डर होता है। यही ऑर्डर कह लो, मॉलिक्यूलरिटी कह लो, यही होता है। ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है दैट इज ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या है कि फिजिकल का बीच में आ गया। ये रेट लिखना, ये जो K लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। एग्जाम्पल जरूर ऑर्गेनिक, ये फिजिकल, बस फिजिकल का इतना ही लेना देना है, इसलिए हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी। हाँ, डेफिनेटली हम करेंगे जब हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें ये सारी बातें आती है। ऑर्डर क्या है, मोलिकुलरिटी क्या है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला ये क्या चीज़ है, स्लो स्टेप को कैसे लिखा जाता है, ये K क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी बस, जब तक अपना चैप्टर नहीं आ जाता तब तक बस। हाँ जी, दोबारा सुनो। SN1 क्या था? SN1 एक वो रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, कम से कम 2 स्टेप में। आपको एग्जांपल दिखाई दे रही होगी, RX लेके चल रहे थे। RX पहले टूटेगा किसमें? R पॉजिटिव में और X नेगेटिव के अंदर। क्लियर है इतना? R पॉजिटिव X नेगेटिव में टूटेगा, दूसरे स्टेप में उस R पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ये स्टेप फास्ट होता है। दूसरे वाला तो वैसे भी जब आइंस आपस में जुड़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं वो, तो ये फास्ट स्टेप होता है। पहले वाला स्लो स्टेप, बॉन्ड तोड़ने वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, और जब टूटने के बाद जब वो आइंस में कन्वर्ट हो जाता है ना, फिर जल्दी जल्दी आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो फास्ट स्टेप होता है। और इन दोनों में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? स्लो स्टेप। और वहां से आपको रेट का पता चल रहा है। ये एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए बच्चों। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड जो भी दिखाई दे रहा है ना, उसको लिख दो, और उसकी पावर देख लो 1 है, वही ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है। दैट इज SN1 रिएक्शन। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है, पहला पॉइंट इंट्रोडक्टिव पार्ट है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं SN2 की। SN2 में बच्चों क्या होगा? हाँ जी, इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ये, सिंगल स्टेप, ठीक है ना। एक सिंगल स्टेप में ही सारा काम हो जाएगा। ध्यान से देखना आप अच्छे से। मान लो बच्चों अपने पास RX था, ठीक है, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है जी, ध्यान से देखना। और इसकी SN2 की निशानी है बच्चों, ध्यान से देखना। SN2 की निशानी है, इसमें बैक अटैक होता है हमेशा। मतलब एकदम दिमाग में फिट कर लो कि SN2 में फ्रंट अटैक ना हो करके क्या होता है? हमेशा बैक अटैक होता है, पीछे से वार होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या है, पहले X निकल गया था, खाली जगह पड़ी थी, OH नेगेटिव कहीं से भी वार कर सकता है इस पे। देख रहे हो आप, OH नेगेटिव, बट इधर देखना SN1 को देखो आप, RX यहाँ पे टूट गया था, ठीक है। अब R पॉजिटिव है, R पॉजिटिव अकेला है। अब ये OH नेगेटिव आगे से करे पीछे से वार करे, जुड़ जाएगा आराम से। तो इसमें फ्रंट अटैक बैक अटैक दोनों हो सकते हैं, इसलिए कुछ हमने पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिखा। आ रही बात समझ में? लेकिन इसमें देखो अभी X गया नहीं है, ये इसके बीच में आएगा, तो फिर ये क्या करता है कि ये इसके साथ क्यों पंगे ले, अब बैक अटैक करते हैं तो ये पीछे से वार करेगा। आ रही बात समझ में? और जब अब पीछे से वार करेगा ना, होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा क्या, यहाँ से बेटा इस X के साथ बॉन्ड टूट रहा होगा, उसको अपन डॉटेड से दिखा देंगे, और इस OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड बन रहा होगा, पीछे से वार कर रहा है ना, तो OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो इस तरह से दिखा देंगे। ध्यान से देखना इसको। और ये इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, ये जो आपको डॉटेड लाइन में दिखाई गई है एक चीज़, ध्यान से देखना। ये डॉटेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना।
ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों इस स्टेट के अंदर हो रहा है, और दिस स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। हाँ जी, ये फुल फॉर्म में लिख लेना, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। और ये यही नहीं रुकेगा, एक सिंगल स्टेप भी चल रहा है बेटा, इसको बीच में दिखाते हैं ऐसे, और ये आगे फर्दर फाइनल प्रोडक्ट बना दोगे, ROH अलग हो जाएगा और X नेगेटिव निकल जाएगा। प्रोडक्ट देखो उसी तरह से है, ROH ही बनेगा इसमें भी, लेकिन तरीका अलग है। बैक अटैक होके बन रहा है, आप देखोगे बैक अटैक होके ROH बन गया और प्लस में X नेगेटिव निकल गया, लिविंग ग्रुप। हाँ जी, थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। हाँ जी, SN2 में क्या होता है? रिएक्शन टेक प्लेस करती है सिंगल स्टेप में थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? जिसमें बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे होते हैं और बॉन्ड बन भी रहे होते हैं। जो पुराने बॉन्ड है वो टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। दोनों को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके सामने है, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये फाइनल प्रोडक्ट है, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ चुका है R के साथ और X निकल चुका है एज ए लिविंग ग्रुप X नेगेटिव, ठीक है ना। इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। क्लियर है क्या? अब इसमें एक स्टेप है, तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखना बच्चों। इसमें आपको रेट वाला एक्सप्रेशन लिखना है इसमें भी। हाँ जी, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है? एक सिंगल स्टेप यही है, तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लो। रिएक्टेंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो RH दिखाई दे रहा होगा, और एक क्या दिखाई दे रहा है आपको? OH नेगेटिव भी दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है क्या? हाँ जी, इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? RH और OH नेगेटिव दोनों दिखाई दे रहे हैं। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के K कांस्टेंट लगा देंगे, और RH और OH नेगेटिव दोनों को कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसकी पावर बता सकते हो क्या आ रही है? बताओ। 1 और 1 कितनी होगी? पावर 2 होगी। और यही अपना क्या है? ऑर्डर कह लो, मोलिकुलरिटी कह लो। ये ऑर्डर और मोलिकुलरिटी यहाँ से हम बोल देंगे कि 2 है, और इसीलिए SN2 लिखा जाता है और वो SN1 लिखा जाता है। समझ में आ रही है बात? SN1 और SN2 इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। ये जो 1 और 2 हम जो पावर में लगा रहे हैं, ये ऑर्डर या मोलिकुलरिटी को बोलते हैं, और वो कैसे आता है वो आपके सामने एग्जांपल है। जस्ट रिएक्टेंट की पावर देखनी है बस, कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर देखो, वही आपका ऑर्डर या मोलिकुलरिटी रहेगा, और दोनों का कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। इसका यही बेटा स्लो स्टेप है, ठीक है ना। पहले वाला यही एक ही तो सिंगल स्टेप है, बस इसी के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये पहले वाला स्लो स्टेप है यहाँ पर, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, जहाँ से बैक अटैक हो रहा है ना बेटा, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट दो हैं, दोनों की पावर 1 है। पावर को ऐड कर दो एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। इज इट क्लियर? ये बताओ मुझे, ये दोनों के दोनों क्लियर हुए आपको? इंट्रोडक्टिव पार्ट, SN1 क्या है और SN2 क्या है? आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या? अच्छा, थोड़ा एक ना इसमें इमेजिन कर सकते हो किस तरह से रिएक्शन हो रही है। मान लो एक बेंच पे बेटे 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब एक को आप मान लो इसमें एक रिप्रेजेंट कर रहा है R और एक रिप्रेजेंट कर रहा है X, ठीक है। अब एक बच्चा बाहर से आ रहा है, वो X की जगह बैठना चाहता है, यानी R के साथ बैठना चाहता है। वो कैसे बैठेगा? एक तो हो सकता है कि इधर इसको धक्का दे के इधर से निकाल दे, ये हो गया फ्रंट ट्रैक, ठीक है। और एक ये करेगा कि चलो इधर से नहीं हट रहा, तकड़े वाला है, नहीं हट रहा मेरे से, तो ये क्या करेगा? इधर बैक अटैक करेगा, इसको धक्का देगा, ये इसको निकाल देगा। समझ में आ रही है बात? इधर से धक्का देगा, उधर से वो निकल जाएगा। कर पा रहे हो इमेजिन? क्या 2 बच्चे बेंच पर बैठे हैं, तीसरा बच्चा उस बच्चे के साथ बैठना चाहता है, इसके साथ बैठना चाहता है, ठीक है। तो ये X को निकालना चाहता है, तो क्या करेगा वो? या तो इसको इधर से पकड़ के निकाल देगा, और जब कहेगा भाई तगड़ा है, भारी बंदा बैठा के, तो नहीं निकाल पाएगा, तो क्या करेगा? फिर पीछे से अटैक कर देगा, पीछे से अटैक करके धक्का मार देगा, इधर से निकल जाएगा वो। इमेजिन कर पा रहे हो आप? बस यही कहानी है। ये जो आगे से अटैक किया, ये क्या है बताओ? ये कौन से वाला है? SN1 हो सकता है, और पीछे वाला जो है वो क्या है? SN2। पीछे वाला फिक्स है, ठीक है ना। पीछे वाला अगर है तो वो क्या है? SN2। आगे और पीछे वाले दोनों जिसमें हो सकते हैं वो
SN1 होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या? हाँ, इस तरीके से आपको करना है। अप्रोच इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आगे चलो, इन पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आपका कंप्लीट कर देते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसी के ऊपर क्वेश्चन है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, 99% इसी के ऊपर पूछा जाएगा, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिया, मतलब मैं अगर टॉपिक क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर तो इसी के ऊपर मिलेगा आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिग्री जानते हो ना, डिग्री क्या क्या थी अल्काइल हैलाइड की, बताओ? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उन्हीं के बीच में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा गया है यहाँ पर। अरे बात समझ में? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसके अंदर टर्शियरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। कौन से वाले में? SN1 में। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी सबसे कम रिएक्टिव होता है SN2 में। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, वो किस तरह की रिएक्शन शो करेगा, SN1 या SN2? क्या कहोगे? SN1 करना चाहेगा वो। अगर आपसे पूछे प्राइमरी है वो SN2, और जो सेकेंडरी है वो कोई भी बीच में से कर देगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। 99% प्राइमरी टर्म में से आपका पूछा जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? प्राइमरी और टर्शियरी को फोकस में लेना है, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का रीज़न भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं। एक लाइन छोड़ देना, थोड़ा सा रीज़न लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन रीज़न जानने से पहले तो कुछ बात करते हैं आप इससे रिलेटेड। ध्यान से देखना ना। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें जब SN1 में हमने स्टेप फर्स्ट किया था, उसमें क्या बना था, क्या प्रोडक्ट थे बताओ? अरे RX को ब्रेक किया था, क्या बना था? R पॉजिटिव और X नेगेटिव। R पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कार्बन के ऊपर कटाइन, कार्बोकटाइन। क्या बोलते हैं? कार्बोकटाइन। तो इसके अंदर बेटा देखना, ध्यान से देखना, इसमें कार्बोकटाइन is formed during the reaction। क्या इसमें कुछ R पॉजिटिव X नेगेटिव देखा तुमने? क्या पूरी तरह से बॉन्ड टूटता हुआ देखा आपने? पूरी तरह से बॉन्ड टूटा, R पॉजिटिव और X नेगेटिव नहीं टूटा ना। और ट्रांजिशन स्टेट तो हल्के कुछ सेकंड्स के लिए आती है, मतलब प्रॉपर तरीके से बॉन्ड टूटता हुआ नहीं देखा आपने। समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव देखा? क्या स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव था ना? पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव तो नहीं था। बॉन्ड टूटने का मतलब पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव, यानी कि बॉन्ड टूटा नहीं। बॉन्ड टूटा नहीं तो कार्बोकटाइन बनेगा कि इसमें? इसमें कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता। इधर हम यही लिखेंगे, देखो, नो कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड, नो कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब बॉन्ड कब टूट गया कब बन गया पता ही नहीं चला, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हुआ जो कुछ हुआ। मतलब इस तरीके से बॉन्ड नहीं टूटा कि कार्बोकटाइन बन गया हो। तो इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता। हाँ जी, ये कार्बोकटाइन को क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। जबकि SN1 जो प्रोसीड करती है वाया रिएक्शन इंटरमीडिएट,
जबकि SN2 प्रोसीड करती है विदाउट प्रोसीड थ्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट, बिना किसी इंटरमीडिएट के जाएगी, ठीक है ना, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इज इट क्लियर, बोलो भी। कार्बोकटाइन, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोकटाइन बनता है, इसमें कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें आप कह दोगे कि भैया फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों हो सकते हैं, फ्रंट अटैक एज वेल एज बैक अटैक। बोथ कैन टेक प्लेस, ठीक है। और इसमें आप कहेंगे ओनली बैक अटैक इज पॉसिबल, बैक अटैक इज पॉसिबल या बैक अटैक टेक प्लेस। SN1 में बच्चों फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों हो सकते हैं, जबकि SN2 में ओनली क्या होगा, हाँ, बैक अटैक होगा। और थोड़ा सा इसको भी डीप पॉइंट में अपन डिस्कस कर लेते हैं, देखना, ध्यान से देखना, इसमें ऐसा क्यों होता है, फ्रंट अटैक और बैक अटैक क्यों हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, RH2X, ये इसमें कैसे बनेगा, RCH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव में टूटता है। ये जो RCH2 पॉजिटिव है ना बेटा, ध्यान से देखना, RCH2 पॉजिटिव है, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं। आफ्टर ऑल आप कार्बोकटाइन बोल रहे हो, तो कार्बोकटाइन की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ट्राइवेलेंट कार्बन एटम। तो बताना ना लायक हो, यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हैं, 3 बॉन्ड है ना यहाँ पर, 3 बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन मतलब कौन सी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। यानी कि ये वाला जो RHCH2 पॉजिटिव जो कार्बोकटाइन बना ना बेटा, वो कुछ इस शेप के अंदर है। अगर मैं इसकी प्रॉपर ज्योमेट्री बनाऊँ ना, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये कार्बोकटाइन देखो ऐसा है, प्लेनर है ये। तो भैया यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भैया इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, दोनों तरफ से जगह है, फुल एकदम खुली खुली जगह, आराम से जैसे मर्जी अटैक कर सकता है, आगे से भी और पीछे से भी वार कर सकता है, फ्रंट अटैक भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल और बैक अटैक भी कर सकता है, क्योंकि इसमें जो कार्बोकटाइन बनता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी प्लेनर ज्योमेट्री है, यानी कि एक प्लेनर वो जो कार्बोकटाइन है वो बनता है, उसके कारण वो फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों पॉसिबल होते हैं इसमें। समझ में आ रही है बात। और ऐसा इसमें तो होगा नहीं भैया, कोई पूरी तरह से बॉन्ड टूटेगा नहीं, आ रही बात समझ में। इसमें कुछ और होगा, क्या होगा इसमें देखो ध्यान से, इसमें देयर इज नो स्टीरिक फैक्टर, याद रखना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो स्टीरिक फैक्टर, जबकि इसमें देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर की इन्वॉल्व रहती है। स्टीरिक फैक्टर समझ गए आप, क्या मतलब होता है स्टीरिक फैक्टर का, स्टीरिक रिपल्शन का, बल की ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होना। स्टीरिक फैक्टर अब एग्जांपल से देखते हैं, अभी देखो कैसे स्टीरिक फैक्टर का क्या मीनिंग है यहाँ पर। ये नोट कर लिया होगा आपने ऊपर वाला, अगर रीज़न लिखना है इसका बाकी है, रीज़न लिख लेना, कोई बात नहीं, अभी लिखवा देता हूँ आपको। ध्यान से देखना बच्चों, स्टीरिक फैक्टर की इन्वॉल्व SN2 में रहती है। SN2 में बच्चों क्या करना है अपने को, बैक अटैक करना है, ठीक है जी, बैक अटैक करना है अपने को। ध्यान से देखना बेटा, एक तरफ आपके पास CH, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ इसकी, एक तरफ CH3Cl है और एक तरफ CH3 के थ्राइस CCl है, यानी कि मैं एक बार मिथाइल लेके चल रहा हूँ बेटा, मिथाइल क्लोराइड है ये, ठीक है, और एक ये 3 डिग्री अल्काइल ले लिया मैंने, ठीक है, कंपैरिजन भी हो जाएगा साथ में। CH3Cl है और CH3 की थ्राइस CCl है, ठीक है ना, यानी कि एक सिर्फ मिथाइल अपने पास अल्काइल हैलाइड है और दूसरा जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और SN2 अगर हमने डिस्कस करना है तो SN2 में कहाँ से अटैक होता है,
कहाँ से अटैक होता है? बैक अटैक होता है, यानी बैक अटैक करवाना है दोनों के अंदर। अब खुद ही देख के बताना बैक अटैक कहाँ अच्छा से हो जाएगा, कहाँ पे दिक्कत आएगी और कहाँ अच्छे से हो जाएगा। ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं थोड़ा सा ओपनली यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। हाँ जी, यहाँ पर इस कार्बन पे आएगा, ठीक है। इस कार्बन के साथ बेटा हाइड्रोजन लगे 3 ऐसे, ठीक है, और इधर है Cl, ठीक है। और इस वाले केस में ध्यान से देखना, CCl है और इधर लगे 3 CH3 CH3 CH3, हाँ जी 3 यहाँ पर CH3 CH3 एंड CH3। अब अच्छे से ऑब्जर्व करके बताना, यहाँ पर बेटा इस कार्बन पे देखो, ये वाला कार्बन जो है मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, इस कार्बन पे अटैक करवाना अपने को, जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। अब एक बेटा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ और एक यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ। कंपैरिजन आपके सामने, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। आप में से कोई बताएगा कहाँ इजी रहेगा, मिथाइल वाले में या इस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वाले में अटैक करना? मिथाइल वाले में। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इस टर्शियरी वाले में ऐसा क्या है? अरे रास्ता सा बंद नहीं लग रहा तुम्हें जाने का? भीड़ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर? ये यहाँ पर बेटा ये ग्रुप जो लगे हैं इसी को तो क्या बोलते हैं? स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक रिपल्शन इसी की वजह से तो है। यहाँ पर ये जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो, ये 3 ग्रुप, कितने बल्कि ग्रुप हैं। ये क्या करेंगे? ये स्टीरिक रिपल्शन यही तो क्रिएट करेंगे, जबकि यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रोजन है। इनका कोई इसके कंपैरिजन में स्टीरिक फैक्टर आएगा क्या? नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही है बात? वहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, स्टीरिक फैक्टर ज़्यादा है। स्टीरिक फैक्टर ज़्यादा है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा आसानी से, जबकि प्राइमरी या ये मिथाइल वाला ले लो, इसमें स्टीरिक फैक्टर कम होगा। स्टीरिक फैक्टर कम है तो आसानी से अटैक कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे हो पॉइंट को? क्लियर हुआ ये? अब ऑर्डर ऑफ जो रिएक्टिविटी है उसके ऊपर आप बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मुझे बताओ बेटा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये क्यों आया? समझ आया? अब बताओ ऐसा क्यों आया? क्योंकि प्राइमरी में स्टीरिक रिपल्शन क्या होगी? मिनिमम होगी। तो रीजन के अंदर ये लिख सकते हो, थोड़ा हिंट ही है ये, बिकॉज इन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्टीरिक रिपल्शन इज लेस। स्टीरिक फैक्टर कह लो, स्टीरिक रिपल्शन कर लो, इज लेस। दिस इज द हिंट और यू कैन से रीजन। SN2 का रीजन बताया, ये SN2 का रीजन है। ये SN2 में प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और टर्शियरी वाला सबसे कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि भैया टर्शियरी वाले में 3 अल्काइल ग्रुप है जो भारी हैवी ग्रुप हैं, जो स्टीरिक फैक्टर पैदा करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर नहीं पाएगा। जबकि प्राइमरी वाले में ऐसा कोई सीन नहीं है, आराम से अटैक कर सकता है। स्टीरिक फैक्टर कम से कम है, मिनिमम है। क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 में ये रहता है। अब SN1 में आते हैं। SN1 में ध्यान से देखना, SN1 में इनका उल्टा होता है। SN1 में टर्शियरी वाला ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें, इन दोनों का कंपैरिजन बच्चों देखो ध्यान से देखना, मैं इनको नाम दे देता हूँ। अच्छा ये समझ गए? डायग्राम वगैरह समझ गए क्या अच्छे से? ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको, ध्यान से देखो। अगर मैं SN2 की बात करता, इसको मैं 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा ध्यान देना, SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 ज़्यादा है और 2 कम है। लेकिन SN1 में इसका रिवर्स हो जाएगा। SN1 में 2 ज़्यादा रिएक्टिव करेगा 1 के मुकाबले में। इसका रीज़न क्या है? अब आते हैं, अब मैकेनिज्म से पता चलेगा। इन सबका रीजन मैकेनिज्म से, अगर आपको जानकारी है तभी आप आंसर बता सकते हो, रीजन बता सकते हो। हाँ जी बताओ भाई, मैकेनिज्म में आपने क्या किया? ऐसा पहला स्टेप ही बता देगा। क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड को, और क्या बन रहा है? कार्बोकटाइन बन रहा है। इतना क्लियर है? अब ब्रेक कर रहे हैं मतलब ये टूटेगा तो बेटा ध्यान से देखना, ये टूटेगा तो भाई साहब ये बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये टूटेगा तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर आपको ध्यान हो, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज मिथाइल कार्बोकटाइन। इसको क्या बोलेंगे?
मिथाइल कार्बोकटाइन, और ये वाला टर्शरी कार्बोकटाइन। तो अगर आपको ध्यान हो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन कार्बोकटाइन, कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होता है? टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा बनाना चाहेंगे? टर्शरी। टर्शरी बनाने के लिए कौन जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा? टर्शरी वाला करेगा। दैट्स वाई सेकंड ग्रुप जो है वो ज़्यादा है। तो उसमें आप रीज़न क्या लिखेंगे? इसमें आप जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था ना बेटा, उसमें जो आपने रीज़न लिखना था उसमें लिखेंगे बिकॉज टर्शरी कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल। हाँ जी, टर्शरी कार्बोकटाइन भाई साहब ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये ऑर्डर है। हाँ जी, ऑर्डर जो SN1 में है उसमें आप रीज़न दोगे, ये हिंट है, रीज़न है, जो मर्जी समझ लो। बिकॉज टर्शरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज दिस, कि टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। और इसमें क्या हिंट दोगे बताओ? इसमें स्टीरिक फैक्टर का देखना है। हमारी बात समझ में? इसमें स्टीरिक फैक्टर का देखना है, इसमें कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का देखना है। जहाँ SN1 नाम आ जाए आपके सामने, कार्बोकटाइन दिमाग में फिट कर लो, कार्बोकटाइन से लेना देना बस। SN2 आ जाए, स्टीरिक फैक्टर से लेना देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट बोलो भी। क्लियर हुआ? बस एक और पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी कंप्लीट हो जाएंगे अपने। जो मेन आपको ये पॉइंट 100% आपको ध्यान रखना है। ये एग्जांपल के तौर पे लिख लिया सबने, SN1 SN2 का दोनों का ऑर्डर लिख लिया ना। इन दोनों में से ज़्यादा कौन होगा, विद रीज़न आपको पता होना चाहिए। क्रैमिंग का कोई सीन नहीं है, ना ही इफेक्टिव रहेगी। एक दिन करोगे, तीसरे दिन भूल गए, बस इसका ये रहेगा, समझना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, बिना समझे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सी बात। कितना तुक्का मारोगे, नहीं मार सकते। कंपाउंड बदल देंगे, तुम्हारे रट्टे सारे बर्बाद हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कंपाउंड इधर उधर हो गया, क्रैमिंग गई आपकी। तो क्रैमिंग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अब ध्यान देना बेटा, एक और पॉइंट लिख लो। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए जाएंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। हाँ जी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपने पोलर नॉन पोलर तो नाम सुने हैं, क्या कहते हो? पोलर और नॉन पोलर मीडियम नाम सुना कि नहीं सुना? इसी में मैंने कुछ और आपको बोला है, क्या? पोलर प्रोटिक। और इसमें मैं यूज कर रहा हूं पोलर एप्रोटिक। हाँ जी, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 फेवर्स SN2 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक दो नाम आपके सामने आ रहे हैं। ये सॉल्वेंट के टाइप्स होते हैं बेटा, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। इनको देखते हैं। अच्छा, प्रोटिक का मतलब यह H पॉजिटिव, ठीक है ना, प्रोटॉन वाला, जिसके पास प्रोटॉन हो। थोड़ा एक डायरेक्ट निशानी बता ही देता हूँ आपको। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। कैसे? एग्जांपल देखो, एग्जांपल से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। H2O हो गया, CH3 CH2OH हो गया बेटा, ठीक है, CH3OH हो गया, एसिडिक एसिड हो गया। हाँ जी, क्या क्या नेम है पता होना चाहिए आपको। H2 को क्या बोलते हो? वाटर है, ये इथेनॉल है, मिथेनॉल है, एसिडिक एसिड है। इन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली एक H जुड़ा होगा मिलेगा। देख रहे हो, यानी H पॉजिटिव कंटेन कर रहे हैं। H पॉजिटिव वही दे पाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा H। अरे बस समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सब में क्या है? एक ही है, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ H दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पर, यानी कि H पॉजिटिव दे सकते हैं। इनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ रही है बात? कहीं मतलब इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन देखने वाला वाटर बेटा। हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एक और निशानी बता दी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये मंत्र ये है, समझ लो आपको, किसी क्वेश्चन के आंसर का। जहां हाइड्रोलिसिस वर्ड आ गया SN1 से लेना देना है। हाइड्रोलिसिस वर्ड आ गया SN1 से लेना देना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे, और वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा तो SN1 होता है। कोई और कुछ आपको कोई अंदाज़ा लगाए, और सारे पॉइंट जो है ना लगा नहीं पाओगे इस तरह के क्वेश्चन में। हाइड्रोलिसिस वाले में यही पॉइंट आपका काम का है। हाइड्रोलिसिस नाम सुना तो SN1 है, बस सिंपल सी बात। अच्छा, फिर इसमें जो पोलर एप्रोटिक है ना बेटा, वो कौन से हैं? ध्यान से देखना। पोलर एप्रोटिक जैसे कि ईथर हो गया बेटा, एसीटोन हो गया। ईथर एसीटोन मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ,
फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3OCH3, एसीटोन CH3COCH3। क्या इसमें आपको ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ? इन दोनों में देखना है, दोनों ही पोलर, पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव तो मिल जाएगा, लेकिन क्या दोनों में ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं है। तो ये क्या कहलाते हैं, किस में आते हैं ये? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म ही याद रख लेना बेटा, चाहे DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, और DMF डाई मिथाइल फ्यूमराइड। ना इनकी फुल फॉर्म करने की ज़रूरत, अगर ये भी कहीं, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव वे में आपको मिल सकता है, अगर ये ऐसा कुछ एरो पे लिखा हुआ मिल गया तो समझना ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में है, इनमें भी कोई H पॉजिटिव नहीं आता। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अपने ये यूज़ किए जाएंगे। इन दोनों को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ये वाला? हाँ जी, दो नाम DMSO और DMF डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल फ्यूमराइड। ठीक है, ये जो है ये आपको एज इट इज़ याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में, नो प्रॉब्लम, कोई फुल फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये दो नाम आप वैसे ही ध्यान रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म। ये अगर कहीं दिखाई दे तो SN2 की निशानी रहेगी, तो SN2 का ये रहने वाला है। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है सबको ये? तो ये आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कह लो SN1 SN2 के, और यू कैन से इनके अलग अलग इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कह लो। SN1 के बारे में पूरा डिटेल में लिखना आ जाए तो लिख सकते हो आप, SN2 के बारे में आ जाए SN2 के बारे में लिख सकते हो, दोनों के बीच में डिफरेंस कहना आ जाए, कंपैरिजन करना आ गया तब भी आप कर सकते हो। ये सारे 2-3 काम एक साथ हो जाएंगे इससे। क्लियर है सबको? हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बस यही करने वाले हैं आज के लेक्चर में, इतना ही करेंगे। SN1 और SN2 का थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का एक आइडिया मिल जाना चाहिए। SN1 और SN2 का वो क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their reactivity towards SN1 and SN2। आपको कोई एक भी आ सकता है, मैं दोनों दे रहा हूँ, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नॉर्मली कोई एक ही पूछा जाता है, करने तो अपने को दोनों पड़ेंगे ना, तभी तो कोई एक कर पाओगे। ऐसा तो फिक्स है नहीं, कोई भी पूछ सकते हैं, SN1 का पूछ सकते हैं, SN2 का पूछ सकते हैं। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन देना अभी बाकी है, देखो ध्यान से। ये 3 कंपाउंड आपके पास, ठीक है, नाम दे देता हूँ मैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। आपको बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है SN1 का भी और SN2 का भी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद है सबको? बस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का की है, बस वो सबसे बड़ा आपके पास सॉल्यूशन है। पहले से ऐसे समझ लो, एक आपके पास पहले से ही वो चीटिंग है एक सम से आपके पास, आपके माइंड में, उससे चीटिंग करके आंसर बता दोगे इसका। बस वो एक आइडिया मिल जाएगा आपको पहले। हाँ, अब ये है कि चीटिंग भी तो बिना अकल के नहीं मारी जा सकती ना, तो आपको डिग्री तो कम से कम डिफाइन करनी पड़ेगी। डिग्री देखो, ये वाला कौन सा है? नहीं, अरे 1 डिग्री थोड़ी है, ये सिंपल बोलेंगे मिथाइल है। 1 डिग्री किसको बोलेंगे? जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है वो वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसमें तो कम से कम 2 कार्बन होंगे ना, इसमें तो है ही 1 कार्बन, तो ये नॉर्मल है।
ये कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं, इसका सिंपल बोलोगे आप मिथाइल क्लोराइड। अच्छा अगर आपको मतलब इसको कंपैरिजन करना है तो प्राइमरी जैसा बांध सकते हो इसको, ठीक है ना, लेकिन 1 डिग्री है नहीं। ये बताओ, हाँ ये बता सकते हो, ये 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री, हाँ ये कंफर्म है, ठीक है ना। मिथाइल 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्लियर है क्या? तो बताओ सबसे पहले SN1 में किस तरह से आएगा, मुझे आप 1 2 3 ऐसे बताओगे, 1 2 3 के हिसाब से क्या आएगा, पहले 2 1 3 2 3 1 ऐसे कैसे आएगा? हैं 1 2 3, जो 3 2 1 कह रहा है सोच लो, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फिर से आ गया कन्फ्यूजन। मैंने आपसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कम से ज्यादा की तरफ पूछा है मैंने। तो SN1 में क्या आएगा, 1 देन 2 और देन 3। SN2 में बताओ क्या आएगा, 3 2 1 है इंक्रीजिंग ही, 3 2 1 रहेगा। क्लियर है क्या, बोलो। ये क्वेश्चन और इसका आंसर क्लियर है सबको? पता चला ये ऑर्डर कैसे लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखो, इसका करोगे, ये 3 कंपाउंड दे दिए, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको ऑर्डर बताना है, इसके बेसिस पे आपको ऑर्डर बताना है। ये देखो इसको एक बार देखेंगे इधर, एक अच्छे से देख लो बस। अच्छा क्या देखते हैं, सबसे पहले डिग्री देखेंगे, ठीक है। ये कौन सा डिग्री है बताओ, इसका 1 डिग्री है ये। देखो डिग्री वाला तो अगर नहीं आता ना फिर आपका क्वेश्चन ही खत्म है बेटा, फिर तो आपको ऑर्डर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर पढ़े ही नहीं, क्योंकि आगे आपका गलत ही बनने वाला है। ये वाला कौन सा है, ये भी 1 डिग्री है, हाँ ये है अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप कर दिया कि दोनों ही 1 डिग्री है। आप कैसे डिसाइड करोगे, दोनों एक जैसे हैं क्या? एक जैसे तो नहीं है, ऑब्वियसली एक जैसे थोड़ी आएंगे, है तो दोनों अलग अलग ही, लेकिन डिग्री दोनों की सेम है, दोनों 1 डिग्री है। तो फिर आप देखोगे कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो जाएगा, यानी किसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड आसानी से टूटता है या कार्बन ब्रोमीन का? जो बड़ा एटम होता है ना वो आसानी से निकल जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन में से ज़्यादा साइज किसका होता है? अरे हाइड्रोजन का साइज ऐसे करता है वेरी, तो बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन होगा। ये लिविंग ग्रुप की भी आप समझ लो ऑर्डर है, ये लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी का ऑर्डर भी यही है, जितना बड़ा साइज उतना आसानी से बॉन्ड टूटेगा, उतना आसानी से जाएगा। तो फिर ब्रोमीन वाला ज़्यादा आसानी से टूटेगा, तो ब्रोमीन वाला जाएगा। तो इस केस में अरे ध्यान से देखो, इस केस में सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा होगा और फर्स्ट वाला कम रिएक्टिव होगा। क्या बात समझे? SN2 का क्या होगा? SN2 का क्या होगा बताओ? इस केस में ध्यान से देखना, जब डिग्री सेम होना तो लिविंग ग्रुप वाला पॉइंट दोनों पे अप्लाई करोगे, यानी कि इसका ऑर्डर भी सेम आएगा, सेकंड वाला ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा। अरे बॉन्ड तो दोनों भी तोड़ना है ना, तरीका अलग अलग है, बॉन्ड तो दोनों भी तोड़ना है, जो आसानी से टूट जाएगा वही रिएक्ट करेगा। तो जब डिग्री सेम होती है तो ध्यान रखना, SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में ही वो लिविंग ग्रुप वाला पॉइंट जरूर दोनों में कॉमन करना है तुम्हें। हमारी बात समझ में? कभी इस चीज़ का रट्टा मार लो, SN1 का जो ऑर्डर है उसका उल्टा कर देंगे SN2 में। हमारी बात समझ में? फंसोगे। SN1 का जो ऑर्डर है जी, SN2 उसका उल्टा होता है, तो SN2 में उल्टा कर देते हैं, लेकिन मार्क्स बिल्कुल सीधे आएंगे। 0 को कैसे मर्जी लिखो, एक जैसा ही लिखा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से याद रखना। अच्छा एक और कर लेते हैं क्वेश्चन।
इनको नंबर दे देना 4, 1 2 3 4 इस तरह से। सो इन सभी का आपको ऑर्डर डिसाइड करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्लियर है सबको? चलिए इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ऑफ करते हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे। SN1 SN2 का अभी चलता जाएगा टॉपिक, यानी फर्स्ट जो कैटेगरी है ना बच्चों अभी स्टार्ट ही हुई है। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो कि SN1 SN2 के बारे में आपको बताया, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अपनी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वही कंटिन्यू रहेगी। टिल देन यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।